आजकल फ्रोज़न शोल्डर जैसी कंडीशन बहुत देखने को मिल रही है। कोई भी शोल्डर की कंडीशन होती है, आपका कंधा जाम होने लगता है तो हमें लगता है वो फ्रोज़न शोल्डर ही है। बट आखिरकार ये फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है और इसके साइन्स एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी किन्हें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा पहुँचता है। इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजलि रेखा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम अक्सर अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है, यानी इस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो ये शोल्डर जॉइंट है, ये मेन 3 हड्डियों से बना होता है। एक जो ये हमारा आर्म है, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं, इसके जो बॉल से होता है उससे बनता है। दूसरा हमारा जो ये क्लेविकल बोन है जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, इससे। और तीसरा हमारे यहाँ पर शोल्डर ब्लेड है जिसको हम कहते हैं स्कैपुला। इन तीनों से हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। हमारे शोल्डर के आसपास लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। जब उस कैप्सूल में कोई भी मूवमेंट के वजह से, कोई भी जर्क के वजह से या कोई इंजरी की वजह से, कोई कंडीशन की वजह से चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि उस कैप्सूल में विद द टाइम पेन, थिकनेस वगैरह बढ़ने लगती है, स्टिफनेस बढ़ने लगती है और वो जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसके वजह से लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि उस कैप्सूल के वजह से हमारा जो ये पूरा जॉइंट है, इसकी मूवमेंट अच्छी होती है, हमारी ये मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर उसी में ही चोट लग जाएगी तो विद द टाइम धीरे 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 करके उसका स्टिफनेस बढ़ने लगेगा और आपको कोई भी मूवमेंट करने में भी दिक्कत आएगी। तो इसे हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, यानी कि ये किन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है या फिर किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सबसे पहले तो जो ये 40 टू 60 70 की एज ग्रुप होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। वुमेंस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेंस। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है, स्ट्रोक जैसी कंडीशन हुई है, पार्किंसंस है या फिर थायराइड ज़्यादा या कम होना, उन लोगों में भी ये कंडीशन देखा जाता है। या अगर अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, कुछ शोल्डर की इंजरी हुई है जिसकी वजह से अगर आपका कंधा बहुत दिनों तक इस तरह से इस पोजीशन में था, इमोबिलाइज था, तो भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। फ्रोजन शोल्डर जब भी होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई भी मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी। अगर आपको अपना शर्ट पहनना है, टॉप पहनना है या फिर कोई भी आप एक्टिविटीज़ करते हो वो करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। कोई भी अगर आपको हाथ उठाना है तब आपको डिफ़िकल्टी होगी। पीछे से अगर आपको पॉकेट में अपना हाथ डालना है, वॉलेट निकालना है तो दिक्कत होगी। रात को सोने में दिक्कत होगी। बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप रहेगा। बेसिकली जो आपकी डेली जो हैंड मूवमेंट्स एक्टिविटी होती है उसमें आपको दिक्कत आएगी। अब जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के जो स्टेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी कि फ्रोजन शोल्डर कैसे कैसे करके बढ़ता है। नंबर 1 स्टेज है, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज या फिर पेनफुल स्टेज। इसमें आपके कंधे में कंटिन्यूस पेन रहता है। आपका कंधा हल्का हल्का जाम होने लगता है, यानी कि आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डिफिकल्टी आने लगती है। और ये कंडीशन जो है ये 3 to 9 मंथ्स तक रहता ही है। नंबर 2 स्टेज है, उसको हम कहते हैं फ्रोजन स्टेज। ये कंडीशन मोस्टली 9 to 12 मंथ्स तक देखा जाता है। इस कंडीशन में आपके कंधे में पेन तो रहता है और आपका कंधा ऑलमोस्ट जाम हो चुका होता है, यानी कि दिन के जो बेसिक एक्टिविटीज़ होते हैं, कपड़े पहनना, उतारना, पॉकेट में हाथ डालना, कोई भी जो बेसिक जिसमें आपका कंधा यूज़ होता है, वो सारी मूवमेंट्स करने में आपको दिक्कत आती है। जो अब बात करते हैं इसके लास्ट स्टेज के बारे में। इसमें क्या होता है कि अब आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो होने लगती है, आपका कंधा विद द टाइम धीरे धीरे रिकवर करने लगता है और आपके कंधे की जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी वापस आने लगती है। लेकिन इसको 12 महीने भी लग सकते हैं, 35 to 40 मंथ्स भी लग सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर के जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं एंड विद द टाइम वर्स होने लगते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो आपको क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, यानी क्या ट्रीटमेंट लेना है जिससे आप अपना फ्रोजन शोल्डर ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी आपको पता है कि आपको आपका कंधा जाम हो रहा है तो आपको अपने नियर बाय फिजिशियन, जो भी आपके पास आसपास डॉक्टर अवेलेबल है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उनसे कंसल्ट करिए कि मुझे ये मूवमेंट करने में क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों मेरे कंधे में कंटिन्यूस पेन हो रहा है या रात में मुझे सोने में क्यों दिक्कतें आ रही है। नंबर 2 स्टेज, जब आपको पता लग जाए कि हाँ मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो घर पे बैठ के अपना खुद से ही इलाज मत करते रहिए। आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए और उनसे एक्सरसाइज वगैरह सीखिए और उसके बाद आप चाहे तो घर पे भी उसको प्रैक्टिस करिए।
जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलेंगे तो आप उन एक्सरसाइज को सीख सकते हैं। वो आपको कुछ सॉफ्ट टिश्यू रिलीज टेक्निक्स आपके ऊपर करेंगे, जिससे आपके आसपास के जो शोल्डर के मसल्स हैं वो थोड़े रिलैक्स होंगे, और विद द टाइम आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, एक्टिविटीज़ है, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होगी। बट अगर आपने अपने कंधे को बिल्कुल ही रिलैक्स करके छोड़ दिया और आपको डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है, तो विद द टाइम ये बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कंधा बिल्कुल ही जाम हो चुका होगा और ये हल्का मूवमेंट करने में भी आपको दिक्कत आएगी। और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा लगता है उतना ही रिकवरी जो टाइम है वो ज़्यादा लगने लगता है। यानी कि अगर आप 3 से 4 5 महीना कोई भी आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है, तो आपको ठीक होने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि शोल्डर बहुत ज़्यादा जाम हो चुका होगा। सो समय पे रहते ही अपना प्रॉपर इलाज कराइए। आई होप इस वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, किन लोगों में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। अगर आपको भी फ्रोजन शोल्डर है या अगर आपके आसपास किसी को भी फ्रोजन शोल्डर है, तो घर पे बैठ के किसी का इंतज़ार ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपना ध्यान रखें। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।